आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम अपने स्टूडियोज में मौजूद नहीं बल्कि हम मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इमारत में, जो कि कराची में वाक़ है। आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत मुनफरद होने जा रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन बजट पेश किया जा रहा है, जो कि माली साल 2024 और 25 का बजट होने जा रहा है। जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी स्पीचेस में पहले ही कह चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान किसी भी तौर पर किसी भी रिस्क का मुताहम्मिल नहीं हो सकता, और ये बजट, ये जो इस वक्त पाकिस्तान जिस मोड़ से गुजर रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का ना सिर्फ हसास तरीन बल्कि नाजुक तरीन मोड़ है। पाकिस्तान इस वक्त माशी दलदल में फंसा हुआ है और उसको निकालने के लिए एक अच्छा, जामे और मजबूत बजट पेश करना होगा। लेकिन इस बजट को लेके शायद अवाम में उतनी ज़्यादा मुस्बत उम्मीदें नहीं हैं। अवाम शायद इस बजट को लेके इतनी पुर उम्मीद भी नहीं है। बजट में टैक्सेस का हजम क्या होगा, बजट खसारा क्या होगा और उसको पूरा कैसे किया जाएगा। 8% का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो गैप है, आखिर उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से इस गैप को फिल करेगी। कितना बोझ आवाम पे पड़ेगा, सैलरीड क्लास पे क्या बोझ पड़ेगा, अशिया खुदनोश से लेकर तमाम तर आम इस्तेमाल में होने वाली अशिया की कीमतों में कितना इजाफा होगा, टैक्सेस की मद में क्या कुछ होगा, इंडस्ट्रीज सनतों के लिए क्या कुछ पैकेजेस होंगे या फिर मज़ीद टैक्सेस का बोझ होगा, तनख्वाहदार तबका क्या मज़ीद टैक्सेस देगा या फिर पेंशन्स में इजाफा किया जाएगा। ये सारे सवालात के जवाबात अब से कुछ ही देर में मिलेंगे जब ये बजट पेश किया जाएगा। आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की इस इमारत में जब ये बजट पेश किया जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे आज यहाँ इंडस्ट्री के तमाम तर नामवर लोगों का रद्द अमल भी लें और उनसे जानें कि आखिर इस बजट के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। तो आइए चलते हैं। इतना टारगेट इन हालात में, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया जो हमें उम्मीद थी। 7E के मामले में जो हमें था कि उसमें कुछ रिलीफ होगा, हमें वो कोई टारगेट नहीं, हमें कोई रिलीफ नहीं दी गई, और भी किसी किस्म की कोई रिलीफ इसके अंदर नहीं दी गई कि हम ये समझें कि जो इंडस्ट्री है या जो ट्रेड है उसमें कोई बेनिफिट हासिल होगा। तो मेरे ख्याल में ये टारगेट जो है वो अचीवेबल नहीं है। इसमें जो अच्छी बात है, जो इस बजट के अंदर जो हमने देखा कि पहले जो एक्सपोर्ट की रीफाइनेंस स्कीम थी, जो कि 3.8 बिलियन से बढ़ाकर इसको 13.8 बिलियन कर दिया गया। तो ये एक अच्छा इकदाम है जो K4 मंसूबे के लिए इन्होंने और मज़ीद रकम मुख्तस की है। जो कराची में पानी का था मसला था, उसके अंदर भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने 824 बिलियन रखा है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए 279 बिलियन इन्होंने मुख्तस किया है। वाटर के लिए 206 बिलियन मुख्तस किया है। प्लानिंग एंड हाउसिंग के लिए 86 बिलियन मुख्तस किया और सोशल के लिए 244 बिलियन मुख्तस किया है। तो ये मेरे ख्याल में ये कुछ इसमें कुछ बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक्सपोर्टर्स को जो 1% फिक्स टैक्स था, वो उसमें उसको नॉर्मल टैक्स regime के अंदर उसको लेकर आ गए हैं। मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक्सपोर्टर को हमें मज़ीद हौसला अफजाई करने के बजाय हम उसको डीमोरलाइज कर रहे हैं। इस तरह जो है हमारी एक्सपोर्ट में मज़ीद कमी का खदशा है। पहले ही जो है वो एक्सपोर्ट हमारी जो है वो कम हो रही है, तो मेरे ख्याल में इससे एक्सपोर्ट मज़ीद कम होगी। ये फैसला जो है ये हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट के लिए ये सही नहीं होगा। दूसरा, आईटी सेक्टर में हमारा मुतालबा था कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, और भी अप्रिशिएट कि इस बजट में आईटी सेक्टर के लिए 79 बिलियन रुपीस मुख्तस किए गए हैं, जो कि एक अच्छा इकदाम है। और मैं समझता हूं कि आईटी की एक्सपोर्ट जो है वही हमारी उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसमें बहुत रूम मौजूद है, और अगर गवर्नमेंट सही से उसको सपोर्ट करे तो वो बढ़ाई जा सकती है। आईटी पार्क के लिए उन्होंने 8 बिलियन मुख्तस किया है, और टेक्नोलॉजी पार्क इस्लामाबाद के लिए इन्होंने 11 बिलियन रुपीस मुख्तस किए हैं, जो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। सेल टैक्स में कितने जो ज़ीरो सेल टैक्स थे, या जो कुछ सेल टैक्स वो जो वेवर थे, तो अभी
तफसीलात आ जाएंगी कि उसमें उन्होंने कहा है कि जिसमें जो एग्जाम्प्ट थे उसमें भी सेल टैक्स आयद कर दिया गया है। मेरे ख्याल में ये वही सेक्टर थे जो असेंशियल सेक्टर थे या जिसका बोझ आवाम पे पड़ता था डायरेक्टली, तो उसको जो है वो नहीं किया जा रहा था सेल टैक्स, लेकिन अब जो है उसके ऊपर भी सेल टैक्स आ गया है और उसको भी सेल टैक्स के अंदर अगर पे करेंगे तो इससे महंगाई में इजाफा होगा। तो वो मेरे ख्याल में अगर ये होता तो अगर इसमें भी ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पूरा बजट हमारे पास नहीं आया, अभी सिर्फ स्पीच सुनी हमने। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और क्या इस्तेलाहत आई हैं और किस तरह जो है वो इसके अंदर पूरा जब फाइनेंस बिल आ जाएगा हमारे सामने तो फिर हमें और आइडिया हो जाएगा। जो सैलरीज हैं उसमें उन्होंने 25% इंक्रीज किए हैं सैलरीज के अंदर, और जो पेंशन्स के अंदर भी इन्होंने इंक्रीज किए हैं 22%। तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक है और इसमें होना चाहिए। और जो नॉन फाइलर है, जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि नॉन फाइलर्स की क्या ये इस्लाह है, अब नॉन फाइलर की इस्लाह ही नहीं होनी चाहिए कि नॉन फाइलर जो है वो कि नॉन फाइलर के ऊपर इतना टैक्स और फाइलर के ऊपर इतना टैक्स। जब नॉन फाइलर आइडेंटिफाइड हो चुके हैं तो उनको आप फाइलर्स में लेकर आए। एक अच्छा इकदाम जो मैंने यहाँ पर जो बजट स्पीच के अंदर मैंने ये सुना वो उसमें ये था कि डिजिटलाइजेशन की तरफ ये जा रहे हैं, और एक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेटा नेटवर्क से अब हम ये पूरी हेल्प लेंगे टैक्स को ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स के लिए। तो ये एक मेरे ख्याल में अच्छा इकदाम होगा, क्योंकि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स के बगैर जो है हमारा कोई भी जो भी बजट हम पेश करें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स के बगैर ये मुमकिन ये नहीं है। ये जो हदफ दिया गया है 12,970 बिलियन, ये जब तक ये नहीं होगा, अगर वो डेटा को इस्तेमाल नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट के पास मौजूद है और उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं आएंगे, मेरे ख्याल में ये हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये एक अच्छा उनका ऐलान था और हमें उम्मीद है कि इसमें वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इसको हाई टेक्नोलॉजी की मदद से ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स में लोगों को मज़ीद आगे लेकर आएंगे। रियल स्टेट के ऊपर जो इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स जो लगाया है, तो मेरे ख्याल में इससे जो है वो रियल स्टेट की जो इंडस्ट्री जिससे 46 इंडस्ट्रीज इससे मुंसलिक हैं उनके ऊपर असर आएगा। और दूसरा जो हमें फॉरेन एक्सचेंज है, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो 20 to 30% रियल स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी इधर, तो मेरे ख्याल में वो फॉरेन एक्सचेंज भी जो हमारे पास इधर आता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सूरत में या फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में इधर, तो शायद वो उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि ये नहीं है कि सिर्फ एक के ऊपर टैक्स लगा के कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेन एक्सचेंज में भी हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो भी हमें देखना होगा। ऑल ओवर जो बजट है, ऐसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हमें जो उम्मीदें थी वो नहीं हैं, लेकिन अभी आगे बजट आएगा और मज़ीद जो पूरी डिटेल आएगी फाइनेंस बिल के अंदर, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में हम लोग देखते हुए तो फिर जो भी होगा अपना जो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम फिर ही दे पाएंगे। अभी तक जो हमने वो स्पीच में सुना, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने इसके अंदर आपको बता दिया। अब आगे ये इंशाल्लाह थोड़ी देर में या अगले दिन हम लोग जब बैठेंगे तो फिर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हम लोग कुछ बता सकेंगे। इस बजट में कुछ भी नहीं था, यानी कि जो एनर्जी कॉस्ट है जिसकी हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और SIFC ने उसको अप्रूव भी किया था कि केयरटेकर गवर्नमेंट में 9 सेंट, उसके ऊपर भी खातिर ख्वाह कोई बात नहीं हुई। इसी तरह जो रॉ मटेरियल्स हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं बनते, उनके ऊपर ड्यूटी ज़ीरो ही रहनी चाहिए, उसको इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग मुतालबा है गवर्नमेंट से कि उसको नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो 12,970 बिलियन का जो टारगेट बनाया है, जो कि 38% पिछले साल से ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त एनर्जी जो इंडस्ट्री है वो चल ही नहीं रही, तो ये रेवेन्यू कहाँ से आएगा?
तो लास्ट ईयर तो फिर भी कुछ ना कुछ 9,000 के करीब इनको रेवेन्यू हासिल हुआ, लेकिन जो इस वक्त जो इंडस्ट्री के हालात हैं कि जो लार्ज स्केल के जो इस वक्त यूनिट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, और जो दरमियाने उसके हैं वो भी बंद होने जा रहे हैं। और एक बात जो उन्होंने की कि टैक्स बेस को हम बढ़ाएंगे, डिजिटलाइजेशन को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन उसका मैकेनिज्म नहीं बताया उन्होंने। ये तो हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि टैक्स बेस को बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाना है, तो वो ऐसा नहीं हो सका। और इसी तरह जो प्रेजेंट साहब ने फरमाया कि जो नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है इसको तो ख़त्म होना चाहिए, यानी कि आपने एक प्रोविजन रखी हुई है, नो डाउट कि इस दफ़ा उसके अंदर जो फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान जो डिफरेंस है उसको काफ़ी बढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको ख़त्म होना चाहिए। हमारा FECCI का बड़ा स्ट्रॉन्ग मुतालबा है कि नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह हमारे SVP साहब ने फरमाया, साकिब साहब ने, कि एक्सपोर्ट के ऊपर 1% जो है सोर्स के ऊपर टैक्स कट जाता था, अब उन्होंने उसको ओपन कर दिया है, तो इसकी वजह से भी एक्सपोर्ट पहले ही कम हो रही है और ये मजीद कम होती जाएगी। और इसी तरह IT के हवाले से उन्होंने जो 79 बिलियन की बात की है कि अगर वो उसमें हो जाता है तो वो उसमें कुछ इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह राइस की भी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है, लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस जो बजट में है कोई भी चीज़ नहीं दी गई। शुक्रिया। 9 सेंट को ज़ाहिर की बात है कमिटमेंट थी, बहरहाल जो भी था कोई ना कोई अनाउंसमेंट वी वर एक्सपेक्टिंग। तो जहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि टैक्स रेट क्या होगा, इस सब से हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि लोग बंद ही हो जाएंगे तो उनको कोई फिक्र नहीं है कि टैक्स का टारगेट क्या है। लॉट ऑफ पीपल वर हैंगिंग बाय थिन रोप कि जो बजट तक देख रहे थे कि जी कोई चीज़ हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो इतना डिले करके होगा तो बहुत सारे लोग दे आर क्लोजिंग। और अब मेरे ख्याल में जिस तरीके का अगर कोई एनर्जी की सपोर्ट वगैरह नहीं आई है तो पीपल विल ऑप्ट फॉर क्लोजर, फिर जो बाकी रह जाएंगे उन पर बोझ बढ़ जाएगा। जो विशियस साइकिल है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं 2 साल से अनफॉर्चुनेटली। जी मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। मैं समझ गया आपका सवाल। आप ये कह रहे हैं कि चूँकि सोलर की सहूलत मौजूद है तो सोलर कोई ऐसी ज़बरदस्त चीज़ नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान में बनी है, ठीक है। हमारे बराबर इंडिया में 4 और 6 सेंट की है, वहाँ भी सोलर लग जाता है। तो जो बेस रेट है सोलर आप मैक्सिमम 20% तक ले जा सकते हैं अगर आप रिवर्स ना करें, जबकि इंडिया में खाली एक सूबे में 18,000 मेगावाट रिवर्स हो चुका है। दे कैन गो अप टू 40%। तो जहाँ 40% रिवर्स करके ले सकते हैं उनके सामने हम मैक्सिमम 20 कर सकते हैं, और जब 16% के ऊपर हम 20% सेविंग करेंगे तो हमारा नेट रेट 13-14 आएगा। तो जहाँ 100 फुट पानी में डूबना है वहाँ हम 90 फुट पानी में डूब जाएंगे। हमें क्या फ़र्क पड़ता है सोलर से, वो भी डूब जाएगा साथ में। तो ये जो आपका बेस टैरिफ ही इतना ज़्यादा है, इंडिया में कोई अगर 6 सेंट पे या 4 सेंट पे सोलर लगाएगा उसका टैरिफ घट के 5 सेंट हो जाएगा, आप फिर भी 3 गुना ज़्यादा है। देखिए इसमें जो पहले का मैं अब आपको दे देता हूँ और फिर मैं वो अब्दुल कादिर मेमन साहब से इसमें जो आपने बताया कि K4 में उन्होंने कहा कि खातिर ख्वाह जो है वो हम लोगों ने कोई रकम कोई मुख्तस की है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अच्छी उम्मीद ही करनी चाहिए। और शायद ये K4 मंसूबा जो हमें, मैं तो ये समझता हूँ कि एक बस ट्रक की बत्ती के पीछे वही लगाया हुआ है कि K4 मंसूबा होगा तो कराची में पानी आएगा, वरना वो इसके अलावा जो है हम लोग इंतज़ार करते रहें। लेकिन अब आगे ये देखते हैं कि क्या खातिर ख्वाह वो अमाउंट होता है। तो और मुझे ये है कि पानी का मसला इतना बड़ा नहीं है, पानी की शॉर्टेज वो नहीं है, कराची के अंदर है शॉर्टेज है, लेकिन ऐसी नहीं है कि किसी को पानी नहीं मिल रहा। तमाम इंडस्ट्रीज़ को भी शॉर्टेज नहीं है, वो उनको भी पानी मिलता है, तमाम घर में भी पानी आता है। असल मसला है सप्लाई का, उसको सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल में उसके ऊपर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें खर्च करना चाहिए। ये देखें जो स्टील और पेपर के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है उसमें ये देखना होगा कि वो कौन सी क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स इधर नहीं बनते हैं। और अगर तमाम पेपर्स के ऊपर जो थ्रू आउट अगर उन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए जो वो उधर पेपर बना रही है तो फिर तो मेरे ख्याल में उसके अगर वो इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर जो वो चीज़ इधर नहीं बन रही है और फिर उसको जो है वो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाना, तो ये मेरे ख्याल में हमारी एजुकेशन कॉस्ट भी हमारी ऊपर होगी और भी हमारी जो ऑफिस और वो तमाम कॉस्ट हमारी ऊपर होगी। और इसी तरह ये स्टील के अंदर भी है। तो स्टील और पेपर के अंदर हमें ये देखना होगा, अभी वो तमाम बजट आ जाएगी हमारे पास, ये पूरा फाइनेंस बिल आ जाएगा
तो फिर हम लोग इसके ऊपर सही से कमेंट दे पाएंगे आपको। जो कराची पैकेज है, कराची पैकेज में कराची को तो कोई इधर ओन कर ले, आपको पता है यहाँ पर कुछ भी अगर हम लोग तो उसी में अगर ये पैकेज का ऐलान होता है, हमेशा कोई ना कोई ऐलान होता है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का। ऑलरेडी यहाँ पर जो है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऑलरेडी जो इन सेस जो है वो हमसे 1.25% टोटल इंपोर्ट के ऊपर वो ले रहा है, जो कि अगर हम लोग इंपोर्ट को ये देखें तो 65 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है, और 1.25 अगर देखें तो 220 अरब रुपए वो बनता है, जो पोर्ट में उसी वक्त तमाम पूरे पाकिस्तान के इंपोर्टर से वो लेते हैं। तो वो अगर 225 अरब या 250 अरब वो हर साल ही हमारे यहाँ इधर इस्तेमाल हो जाए, तो मेरे ख्याल में हमारे किसी कराची पैकेज की ज़रूरत नहीं होगी। अभी चूँकि बजट का डॉक्यूमेंट पूरा हमारे सामने नहीं है, बट जो प्राइमा फेसी नज़र आ रहा है वो 2 अमेंडमेंट्स नज़र आ रही हैं। एक अमेंडमेंट तो ये नज़र आ रही है कि इस वक्त कैपिटल गेन जो है वो एक पीरियड के साथ लिंक था उसका, कि इस पीरियड से ज़्यादा की अगर होल्डिंग होगी तो कोई टैक्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल प्लॉट्स के सिलसिले में 10 साल था, बिल्डिंग के सिलसिले में 4 साल था, इस तरह से। तो मुझे लगता है कि ये जो पीरियड की जो था टाइम वो ख़त्म कर दिया गया है, और अब हर गेन पे जो है वो टैक्स होगा, और वो उन प्रॉपर्टीज़ पे होगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो 1 जुलाई 2024 के बाद ख़रीदी जाएंगी, उनके पे ये इतलाक़ होगा, जो मुझे यहाँ के उसके नोट्स क्लोज ऑन द नोट्स पे नज़र आ रहे हैं। जो दूसरा जो कि इमीडिएटली अब शुरू हो जाएगा, और वो ये है कि अगर आपकी 50 मिलियन या उससे कम की अगर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, तो इस वक्त 2 तरह के टैक्स लगते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, 236K के, यानी एक बायर को देना होता है, एक सेलर को देना होता है। उसकी इस वक्त परसेंटेज है 3%। अगर 50 मिलियन से नीचे होगा तो 3.5% है, 50 से 100 मिलियन तक अगर होगा तो वो 4% है। और आई एम श्योर इन्होंने अभी इसमें कुछ करेक्ट नज़र नहीं आ रहा, बट जो 100 मिलियन से ज़्यादा होंगे उस पर 4.5% होगा, अपीरेंटली ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इजाज़त दें साकिब साहब, तो मैं ये कहूँ कि इस वक्त मौका मेरे ख्याल में ये था कि रियल इस्टेट को इनकरेज किया जाता, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अगर ग्रोथ हमें चाहिए होगी तो ग्रोथ आती है इंडस्ट्री के प्रोग्रेस करने से। और मेरे ख्याल में दुनिया में अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को उठा के देख लें तो वो रियल इस्टेट का सेक्टर है, जो कि तमाम सेक्टर्स को अपने साथ बूम करने में आसानी करती है। आपने शायद पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा या नहीं गुजरा कि इस वक्त रीट पे जो डिविडेंड था, उसके रीट पे जो डिविडेंड का जो टैक्स था वो 10% था, उसको बढ़ा के भी 15% कर दिया गया है। तो रीट भी अगेन इसी तरह कंस्ट्रक्शन के उसी पैराए में आती है। मुझे अपीरेंटली लग रहा है ऐसा है कि ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कहा नहीं, लेकिन मुझे अपीरेंटली लग रहा है कि फाटा और पाटा की जो एग्जाम्शन है उसको फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अगर वो बढ़ गई है तो आई थिंक नहीं अनाउंस नहीं किया, बट ये मुझे नोट्स एंड द क्लोजेज में नज़र आ रहा है। जी मैं दोबारा से कह देता हूँ कि इस वक्त हमारे पास जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं कोई सी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने के लिए, तो बायर को भी 3% देना पड़ता है एडवांस टैक्स, जो कि एडजस्टेबल है, और सेलर को भी देना पड़ता है 3%। अब इसको चेंज करके इसको 3 स्लैब्स में कर दिया गया है। पहला स्लैब जो है वो है अप टू 50 मिलियन का, कि अगर 50 मिलियन या उससे कम होगा तो वो 3.5% होगा, अगर 50 और 100 के दरमियान अगर मिलियन के दरमियान होगा तो 4% होगा, और 100 मिलियन और उससे ज़्यादा होगा। यहाँ पे टाइपिंग में वहाँ 4% ही नज़र आ रहा है, बट आई एम श्योर इट विल नॉट बी 4%, इट विल मोर देन दैट। होना ये चाहिए था जो आपने ताजिर दोस्त स्कीम अनाउंस की है, जो ताजिर दोस्त स्कीम अनाउंस हुई है उसके लिए कोई पैकेज दिया जाता। साथ साथ हमें उम्मीद थी कि रियल इस्टेट को रिलीफ दिया जाएगा। रियल इस्टेट के साथ 70 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो इसके साथ रिलेटेड है। इस वक्त मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मंदी है, और आज का जो बजट है उससे हमें बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। बाकी बजट की जब सारी चीज़ें आ जाएंगी, हम इंशाल्लाह एनोमली कमेटीज़ में जाएंगे और इन चीज़ों को चैलेंज करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बजट में जो भी अमेंडमेंट हम करवा सकें तो हम उसके लिए आगे आएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त जो ग्रोथ इस साल की जो अभी आई है वो 2.4 आई है, और 3.5% की ग्रोथ अगर रखी गई है, और अगर हम उसके साथ इन्फ्लेशन का जो फिगर अगर ये 12% का ये आता है, तो उस सूरत में 12.9 बिलियन का जो रेवेन्यू है
उस हदफ को अपीरेंटली लग रहा है कि ये आसान नहीं होगा उसको कलेक्ट करना। तो जब उसको आसान कलेक्ट नहीं करना होगा तो मैं समझता हूँ कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट अगर होता तो शायद ये किसी तरह से इस बजट को अचीव करने में आसान होता। बट अपीरेंटली जो अभी हमने सुना है, हम सब ने आपके साथ ही सुना है, मुझे नहीं लगता कि ये इससे चीज़ों से जो किया गया है उससे कोई ग्रोथ जो है वो निकल के आएगी। पिछले साल को सच को हमारे कोई रिलीफ के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कुछ नहीं रखा था। इस दफ़ा 86 बिलियन रखा है, जो कि वफाकी वज़ीर साहब ने कहा है कि जी टीटी चार्जेस जो बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं तो उसके बाद जो चार्जेस हिट करते हैं उसकी रिबेट के लिए वो पैसा यूज़ होगा। सोनीदर्जी स्कीम के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसके लिए यूज़ होगा। अब ये मुकम्मल तौर पे ये कल तक बजट पूरी डिटेल में आ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सकेगा। लेकिन यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसे कि पहले से भी हम दरख्वास्त कर रहे थे कि इसकी स्कीम्स लाते प्रॉपर्टीज़ के अंदर को इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी 88% गल्फ स्टेट्स में रहते हैं जो कि 5 साल 10 साल 15 साल काम करने के बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके लिए ऐसा कोई स्कीम वगैरह नहीं लॉन्च की गई। ये वो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए अगर कोई लॉन्च कर देते हैं जिसमें 7E फार्म और ये चीज़ें दूसरे टैक्सेस वगैरह इम्प्लीमेंट ना करते हैं तो मैं समझता हूँ कि रेमिटेंसेस के अंदर खातिर इजाफा देखने में आ सकता था, जो कि हम मैं समझता हूँ कि 2024-2025 के अंदर रेमिटेंसेस का वो टारगेट हम फिर भी अचीव नहीं कर पाएंगे। देखें, ओवरऑल मैं ये बात करूँगा कि ये जो बजट है ये इंतहाई मायूस कुन बजट अभी तक हमें समझ में आया, क्योंकि इन्होंने 3,500 अरब रुपया जो है पिछले साल से बढ़ा के बजट पेश कर दिया है। और ये 3,500 अरब को ये रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए जो जुल्म करेंगे इंडस्ट्री के ऊपर और ट्रेडरों के ऊपर, उसका फिर आगे जाके सबको पता चल जाएगा। एक ज़िंदा मिसाल इसमें सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन पे इन्होंने जो 1% था इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स सप्लाई चेन पे जो डिस्ट्रीब्यूटर और ये जो हम अपनी सेलें करते हैं उसके ऊपर था, उसको बढ़ा के 2.25% कर दिए। इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा आप हर इंडस्ट्री की सेल पे कि इसका आगे जाके सबको पता चलेगा कि हुआ क्या है। उसके अलावा ये जो जहाँ तक हमारी फील्ड की बात है, घी एंड कुकिंग ऑयल की बात है, उसमें कोई खातर हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। लेकिन फाटा पाटा जो है वो अभी तक हमें ये समझ में आ रहा है कि फाटा पाटा का हमारा जो दरीना मुतालबा था कि इनकी जो छूटें हैं वो ख़त्म की जाएं, और हमें सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक हमने जो समझा है सेल्स टैक्स इन्होंने इम्पोज कर दिया उनके ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि इनका बड़ा खुशाइन जो काम है। सिर्फ इनकम टैक्स की इन्होंने जो है वो 1 साल की एक्सटेंशन की है, इनकम टैक्स की छूट इन्होंने 2% की दी है इनको, लेकिन ओवरऑल जो है ये मसला निमट गया। थैंक यू वेरी मच। तो उनके अंदर अभी हम इसको ये देखेंगे कि जो हमारी बजट की प्रपोजल्स गई हैं फेडरेशन से, उस पर कितना अमल दरामद होता है, उसके बाद हम फैसला करेंगे बजट हमारा किस तरह से है, हमारे लिए ताजर दोस्त है या नहीं। और फाइनेंस बिल के आने तक हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो हमारी तरफ से जो सजेशन गए हैं उसके ऊपर अमल दरामद हुआ कि नहीं। रियल इस्टेट की बात हुई है, उसके अंदर भी हम समझते हैं कि वो बहुत ऑलरेडी प्रॉब्लम में था, और मज़ीद उस पर अगर आपने गेन टैक्स लगाया है तो वो भी उसमें और मज़ीद दुश्वारी का बायस बनेगा। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए हमें कोई वाज़ह रोड मैप नज़र नहीं आया इस बीच में कि उसको कैसे चलाना है और कैसे आगे लेके जाना है। कुछ चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बुरे हालात में है, उसको हम कैसे लेके चलेंगे। इंडस्ट्री जब तक नहीं चलेगी हमारा मुल्क किसी तरह से भी इन बुरहानों से नहीं निकल पाएगा। और सेल टैक्स की जो इन्होंने एग्जम्पशन ख़त्म की है, मैं समझता हूँ कि वो देखना पड़ेगा कि अभी तक ऐलान नहीं हुआ कि किन किन चीज़ों पे ख़त्म है, उनमें अद्वियात आती हैं कि नहीं। और चाय की जो वो है वो हमने बहुत सारी प्रपोज़ल भेजी हुई थी चाय की, MRP कंपोज है जो कि एनोमली थी, उसके मतलब भी हमने भेजा हुआ था। और हमने कहा था कमर्शियल इंपोर्टर को और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन दोनों के अंदर कोई भी जो छूट है सस्ता है उसको ख़त्म किया जाए। तो अभी तक क्लियर नहीं है, काफ़ी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं, इंशाल्लाह जब आएंगी तो हमें पता चलेगा तो फिर आपसे बात करें। और जीडीपी में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एग्रो बेस्ड है, हमें उसमें कोई चीज़ अभी तक बजट की स्पीच के तहत तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रही। क्या किया गया है अभी बजट की तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा। इसी से मुतालिक कुछ कोल्ड स्टोरेज का या दूसरी चीज़ें जो कि
किसानों की सहूलत के लिए हों, वो भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही। इसी तरह एक सबसे बड़ा सेगमेंट है एसएमई का, उसके ऊपर क्या किया गया है अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई स्पीच में नहीं कहा गया है। अगेन आएगी तो पता चल जाएगा। और एक और लास्ट चीज़ जो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि टोटल 22,000 अरब रुपए हमारे को रेवेन्यू कलेक्शन होएगी, 13,000 एक तरफ और 9,000 एक के करीब, और उसमें 10,000 अरब के करीब अगर हम पे कर देंगे टैक्सेस में, उसमें इंटरेस्ट में, और बाकी 7,500 के करीब हम भर देंगे सुबह को, तो 4.5 अरब रुपए से 4,500 अरब से क्या ये मुल्क चल सकेगा? तो ये हमारे को इसका हिसाब किताब अभी समझना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। सेट डिडक्ट करने के बाद वो फुल एंड फाइनल होता था और उसके बाद टैक्सेस वो फुल एंड फाइनल हो जाते थे। बाकी कुछ भी आप एक्सपोर्ट करें, चाहे वो टेक्सटाइल हो चाहे लेदर हो, वो टेंजिबल चीज़ होती है, आप एक्सपोर्ट करते हैं और पेमेंट आती है। सॉफ्टवेयर या सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो किसी को नहीं पता होता कि वो एक्सपोर्ट हुई है या नहीं हुई है। आज उसके साथ क्या होगा कि अगर उसको भी वो 45% पे या 35% पे ले जाएंगे तो वो कभी रकम पाकिस्तान में नहीं आएगी और कभी ग्रोथ नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा इशू बनेगा। आई डोंट नो, अभी वो फाइनेंस बिल आएगा तो पता चलेगा कि आईटी सेक्टर के ऊपर भी वो 1% का वो खत्म किया या नहीं किया। सेकेंडली आईटी का एक और जो रॉ मटेरियल है वो कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के ऊपर 10% सेल्स टैक्स के वो कोई 5% सेल्स टैक्स को इन्होंने अभी फाइनेंस बिल जो मैं थोड़ा सा आया है मैंने देखा उसे 5% से उसको 10% कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा दिया इन्होंने, विच इज आई थिंक कंसर्न फॉर आईटी टेक्नोलॉजी। उसका कोई कदम हमें नज़र नहीं आया। इसी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से भी इस पूरी स्पीच में हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और आपने जो पेट्रोलियम लेवी की बात की गई जिसको 60 रुपये से बढ़ा के 80 रुपये कर दिया गया है, तो वो भी अगर इस तरीके से 80 रुपये होगा तो ज़ाहिर है कि उसकी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, डीजल की कीमत और तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं तो बढ़ जाएंगी। जहाँ तक रेवेन्यू का ताल्लुक है तो रेवेन्यू में 38% इन्होंने इंक्रीज़ की है, जो कि 3570 अरब रुपये बनते हैं। अब उसमें अगर रिकवरी के कोई ऐसे डिजिटाइज्ड मेजर्स नहीं हैं, वही पुराने मेजर्स हैं कि जिसके तहत वो पुराना इन्फोर्समेंट के ज़रिए वो रिकवरी करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि लोगों के लिए हरासमेंट बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई डिजिटाइज्ड मैनर है कि जिसके ज़रिए वो न्यू टैक्स पेयर को इसमें ग्रैब कर सकते हैं और टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं, तो फिर ये 3570 अरब रुपये रिकवर हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो पुराने लोग हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, ये इन्हीं के ऊपर लोड बढ़ेगा। और जहाँ तक एसएमई सेक्टर है उसमें उन्होंने कुछ, जैसा कि तकरीर में हमने सुना है, उसमें कोई 1000 अरब रुपए कह रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। आज का बजट जो है वो इंतहाई मायूस कुन बजट था और तकरीबन तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें इसमें महंगी होंगी। इम्पोर्टर पे आपने टैक्स लगा दिया, इम्पोर्ट बेस आपका कंट्री है, और लोकल जितने भी आइटम हैं जिसमें खाने पीने की अशिया भी शामिल है, सब चीज़ पे टैक्स किया और सेल टैक्स आपने बढ़ा दिया। तो ये इंतहाई मायूस कुन बजट है और इससे महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। और सब्सिडीज़ जो आपने ख़त्म की हैं और उसके बाद अपनी अयाशियाँ आप ख़त्म नहीं कर रहे, अपने कट शॉट नहीं कर रहे, जो आपने मराद दी हुई हैं सरकारी मुलाजमीन को, जो मराद याफ्ता तबके को, वो ख़त्म करें, अखराजात बचाएं और आवाम को रिलीफ दें, वरना ये बजट जो है वो बिल्कुल नाकाम होगा और आपके टारगेट पूरे नहीं हो सकेंगे। जो तकरीबन 3,500 अरब जो है आपने मज़ीद टारगेट के बजट में इजाफा किया है, वो कतई तौर पे नाकाम हो जाएगा और वो पूरा नहीं कर सकते आप। बजट को मुस्तरद करते हैं। छोटे ताजिरों को उम्मीद थी ताजिर 2 स्कीम के तहत कोई पैकेज दिया जाएगा और कोई रिलीफ दिया जाएगा। 3,700-800 अरब रुपए आप एक्सेस देने की बात करें, इस वक्त आपकी इकनॉमी में इतनी सकत नहीं है कि आप ले पाएंगे। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। अगर एनुअल कमेटीज़ में इस बजट को अमेंडमेंट नहीं की गई तो आगे हुकूमत के लिए भी मुश्किलात होंगी, तजारत के लिए भी मुश्किलात होंगी और मैशियत के लिए भी मुश्किलात होंगी। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये मौका फराहम किया। मैं समझता हूँ कि जो आज के हालात हैं या जो कंडीशंस हैं जिसमें गवर्नमेंट के पास बहुत फिस्कल स्पेस कम है, 9 ट्रिलियन के करीब जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, तो उस हालात के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने जिस पोजीशन पे थी वहाँ पर टैक्स करने की कोशिश की है। बट मेरा ख्याल है कि 2 सेक्टर्स जो हैं वो इसमें ज़्यादा इफेक्ट होंगे। एक तो रियल इस्टेट का सेक्टर ज़्यादा इफेक्ट होगा और दूसरा मुझे लगता है कि सुबह कैपिटल मार्केट का भी जो है वो नेगेटिव आएगा। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर भी कैपिटल गेन जो था उसके जो होल्डिंग पीरियड था उसके रिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड अब जो है वो नॉर्मल पे टैक्स हुआ, अपने 15% पे सारों पे टैक्स हुआ करेगा।
तो दूसरा ये कि अभी गुफ्तगू हो रही थी पेट्रोलियम लेवी की, जिसको बढ़ा के 60 रुपये से 80 रुपये किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सब पे होना है, तो इसको ज़रा रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फ़ाइन ट्यूनिंग बजट है, इसमें कोई ख़ास जहत हमें नज़र नहीं आती। अलबत्ता जो 3500 अरब रुपए के नए टैक्स उन्होंने लगाए हैं उससे एक मे बी के टैक्स बेस में इजाफा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता जो पहले से लोग टैक्स नेट में उन्हीं के ऊपर मुझे इजाफा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप हर शख्स की इकनॉमिक एक्टिविटी को बुक करके और उसको टैक्स नेट में अगर लाएंगे तो वो डिजिटाइज्ड सिस्टम और मैकेनिज़्म से मुमकिन हो सकता है। तो उसके लिए 7 अरब रुपए उन्होंने FBR में ज़रूर रखे हैं, मगर वो तो FBR की डिजिटाइजेशन होगी, लेकिन ये पब्लिक में किस तरह से हर इकनॉमिक एक्टिविटी को किस तरीके से रिकॉर्ड फार किया जाएगा और किस तरह उससे टैक्स लिया जाएगा, ऐसा कोई मैकेनिज़्म नज़र नहीं आया। इसलिए फ़िलहाल हमारा जो पहला रद्द-ए-अमल है वो तो यही है कि ये एनफोर्समेंट के ज़रिए ही रिकवरी करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से सेल्स टैक्स में जो एग्जम्पशन ख़त्म की गई है उससे कुछ 7000 आइटम्स के ऊपर हम समझ रहे हैं या सुन रहे हैं कि उनके ऊपर सेल्स टैक्स लग जाएगा, तो उससे कुछ इजाफा हो सकेगा। लेकिन जो एक्चुअल जो टैक्स की स्पिरिट होती है कि वो टैक्स बेस में इजाफा करके टैक्स लिया जाए, तो उसकी सिमत में कोई ख़ास इकदाम नज़र नहीं आए। उन्होंने बजट जब तक तफसील नहीं आएगी हम उसका नहीं बता सकते। इनके जो गवर्नमेंट को सबसे ज़रूरी चीज़ है, गैस का रेट कम करना चाहिए, बिजली का रेट कम करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर 400 स्पिनिंग मिले हैं उसमें से 25 नफ़ा कर रही हैं, बाकी सब लॉस कर रही हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं है, वो नहीं है, उनको प्रॉपर वो नहीं मिल रहा। तो हम वज़ीर ख़जाना से रिक्वेस्ट करते हैं और शहबाज शरीफ साहब के इस फैक्टर को प्रॉपर देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि आपने देखा कि आज की जो बजट तकरीर थी वो बहुत फुल ऑफ सरप्राइजेस थी। शायद कुछ लोगों के लिए इतने ज़्यादा सरप्राइजेस ना थे, क्योंकि जो टैक्सेस की बात की गई, जिस अंदाज से एक आम आवाम के लिए जो इस बजट में हर साल की तरह जब उम्मीदें होती हैं वैसा कुछ ना था। तमाम तर सूरत हाल वैसी ही नज़र आई। लेकिन इस बजट को लेके जो ख़ास बात, जो सबसे अहम मुद्दा रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त हुकूमत बनाने में सबसे अहम और कलीदी किरदार अदा कर रही है, उसका गिला भी सामने आया। आज अपोजिशन का गिला भी खुल के सामने आया जब बजट तकारीर हो रही थी। आज ऐवान में जो अंदाज से नारेबाजी हुई, जिस अंदाज से अपोजिशन ने एहतजाज कराया, ये सब पाकिस्तान की सियासत का और तारीख का एक अहम हिस्सा हैं। लेकिन आज के बजट को लेके अगर दो तबकात की बात की जाए, ख़ास तौर पे एक आम आवाम जो आप और मैं हैं, शायद आज भी इस बजट में उसके लिए कुछ ना था। मज़ीद महंगाई, मज़ीद टैक्सेस और मज़ीद आदाब को पूरा करने के लिए आम आवाम के ऊपर ही इन्हिसार किया जा रहा है। साथ साथ इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ होने जा रहा था, क्या कुछ नहीं होने जा रहा था, शायद उसमें भी कोई ज़्यादा पुरुम्मीद सूरत हाल नहीं है, कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। इंडस्ट्री इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस रखती है। और आज हमने जो गुफ्तगू की, जो एक्सपर्ट से बात की, जो इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर से बात की, उनकी गुफ्तगू से भी इस बात का अंदाज़ा तो ज़रूर होता है कि शायद बजट में कुछ रद्द-बदल की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन बजट, इतना अहम तरीन बजट जिसके हवाले से खुद पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना कई बार मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ टॉक शोज़, इंटरव्यूज़ और मीडिया ब्रीफिंग्स में कह चुके हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी तौर पे किसी भी एडवेंचर का मुतामिल नहीं हो सकता। क्या ये बजट एक अच्छा बजट था या एक बेहतर बजट था, या इसमें बेहतरी की गुंजाइश है? इसका सवाल का जवाब आप यकीनी तौर पर खुद दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुनीर मेमन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।